क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। आज का हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण। आज के इस टॉपिक के अंदर हम वाष्पीकरण के बारे में समझने वाले हैं। तो हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें अवस्था परिवर्तन बिना क्वथनांक के होता है। कुछ ऐसे घटनाएं देखते हैं हम जिनमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए भी जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। एग्जाम्पल के रूम में जैसे कपड़े सुखाना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो वाष्पीकरण के कारण होती है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट कारक है सतह का क्षेत्रफल। आपने देखा होगा कि जब आप गिलास के अंदर चाय को लेते हैं और एक प्लेट के अंदर चाय को लेते हैं तो प्लेट के अंदर जो चाय रखी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है कंपैरिजन टू गिलास में चाय की तुलना में। इसका क्या कारण होता है कि जो गिलास में रखी हुई चाय है उसका सरफेस एरिया है वो कम है कंपैरिजन में किसके? एक प्लेट में रखे हुए चाय की कंपैरिजन में। तो इससे क्या होता है, जैसे ही सतही क्षेत्रफल बढ़ता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है और जो पदार्थ है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाते हैं। एग्जाम्पल के रूम में कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाते हैं तो ये उसी का कारण है। हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि वाष्पीकरण जल्दी हो। नेक्स्ट है तापमान। तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि की जाती है वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है क्योंकि जो पार्टिकल है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। हमारे आसपास जो आर्द्रता की वैल्यू है वो फिक्स होती है। जैसे ही हम आर्द्रता को बढ़ाते हैं, अगर हम पहले से आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होती है। जब वायु जल में कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति। आप देखोगे कि जब तेज वायु चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये भी वाष्पीकरण की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर जो प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को। तो कौन कौन से हो गए फैक्टर? पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर में वृद्धि, तीसरा आर्द्रता में कमी और चौथा हो गया वायु की गति में वृद्धि। तो नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब भी वाष्पीकरण होता है तो जिस सरफेस एरिया से वाष्पीकरण हुआ है वहाँ क्या होता है? ठंडक पैदा हो जाती है। कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने एसीटोन को देखा होगा। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एसीटोन होता है। एसीटोन क्या काम करता है? जैसे ही आप अपनी हथेली पर एसीटोन की कुछ बूंदें डालोगे तो एसीटोन की बूंदें क्या करेंगे? आपकी हथेली से उष्मा ऊर्जा लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे और वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो जैसे ही उड़ेंगे तो आप देखेंगे आप अपनी हथेली पर क्या करेंगे? ठंडक महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी हथेली की उष्मा ऊर्जा है वो एसीटोन के पार्टिकल ने अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज कर ली और वहाँ से रिमूव हो गए। तो देखिए, खुले बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। तो क्या कारण है शीतलता होती है? कि जो पार्टिकल वहाँ से मूव होते हैं गतिज ऊर्जा लेके तो वो कुछ एनर्जी उष्मा ऊर्जा को अपने साथ में ले जाते हैं जिससे जहाँ पहले स्थान पर क्या होता है? ठंडक पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में एसीटोन वाला, जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण अपनी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तो आगे क्वेश्चन आएगा आपको कि एसीटोन है उसके कारण आपकी हथेली पर शीतलता क्यों महसूस होती है? क्या कारण हो जाएगा? वाष्पीकरण इसका एक कारण हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, तेज धूप गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के कुछ उदाहरण और दे सकते हैं? देखिए कुछ एग्जाम्पल है। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों? कारण बताइए। क्योंकि जो सूती कपड़े हैं उनमें वाष्पीकरण आसानी से होता है, और अगर वाष्पीकरण आसानी से होगा तो जो हमारे पसीने के पार्टिकल है वो हमारी बॉडी से उष्मा ऊर्जा जो हीट है उसको ऑब्जर्व करके कहाँ जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, और जो कपड़े हैं वो ठंडक महसूस कराएंगे हमें। इसलिए गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण अपने शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत में बदल जाते हैं। तो सूती कपड़ों में क्या होता है? सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा शरीर इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये का क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछेगा इसको, क्या है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह जल की बूंदें कैसे महसूस होती है? ठीक है, आप क्या करोगे, कोई जल का गिलास लोगे, बर्फ़ का पानी में आप, जैसे एक गिलास है उसमें आपने लिया बर्फ़ का पानी, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद उस गिलास के बारीक जो सरफेस एरिया है उस पर भी आपको छोटी छोटी बूंदें दिखेगी पानी की। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अंदर का पानी है वो बाहर आ गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो आसपास की जलवायु है वो क्या होती है, गर्म होती है, और जैसे ही इस एरिया में आती है, इस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो जो वाष्प अवस्था में जो पानी पड़ा हुआ है वातावरण के अंदर, वो यहाँ आके क्या होता है, वाटर में चेंज हो जाता है, उसका संघनन हो जाता है और वो द्रव अवस्था के अंदर आ जाता है और गिलास के चारों तरफ अपने को दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो किसी बर्तन को हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर हमें कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1। यहाँ अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। जो कुछ क्वेश्चन है वो बच गए थे, जो हम कर लेते हैं अभी जल्दी मैं बता देता हूँ। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि घड़े के जो अंदर क्या होता है, जल्दी पानी का रिसाव होता रहता है, धीरे थोड़ा, और जो बाहर के पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अंदर के पार्टिकल से एनर्जी लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी लेके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसलिए जो अंदर का पानी, उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो ठंडा हो जाता है पानी। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो अभी हमने पढ़ा, शीतलता का प्रभाव देखा वाष्पीकरण के कारण। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि जैसे ही हम प्लेट में डालते हैं तो प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कप, तो प्लेट में जल्दी से क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा और जो चाय, दूध या कुछ भी मटेरियल है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में वाष्पीकरण आसानी से होता है और वो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, इसके अंदर टेम्परेचर वाले कुछ क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो बर्फ़ जैसे ही द्रव अवस्था में आने लगती है तो एक 100 डिग्री के बाद क्या होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो बर्फ़ है पिघलकर द्रव अवस्था में आने लगती है। तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ़ द्रव में चेंज नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जो हम बाहर से जो ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊष्मा ऊर्जा पूरे पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए क्या हो रही है, खपत हो रही है उसकी, इसलिए क्या है, टेम्परेचर एक बार फिक्स हो जाता है। अगर हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि सुझाइए? तो हम क्या कर सकते हैं, उनका कंप्रेस कर सकते हैं, दबाव के द्वारा संपीड़न कर सकते हैं उनको, और एक टेम्परेचर घटा के संग्रहण कर सकते हैं। तो ये दोनों ही विधि वायुमंडलीय गैसों को हम द्रव में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था कि घनत्व डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा उसका आयतन। अगर हम आयतन को 1 मान लें, अगर V बराबर हम मान लें 1, आयतन को हम इकाई मान लें तो सिग्मा बराबर होगा m। तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। बढ़ते हुए घनत्व, सबसे कम घनत्व, उससे ज़्यादा घनत्व और उससे ज़्यादा घनत्व, इस तरीके से
व्यवस्थित करना है। तो इससे पहले देखो मैंने बताया था ना कि घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है, द्रव और ठोस में से, ये अपने को पता है सबसे ज़्यादा ठोस का होता है। इसमें देख लो सबसे पहले ठोस कौन कौन है, वायु तो कौन कौन, गैस अवस्था है, चिमनी का धुआं गैस है, शहद तो हम इसको लिक्विड मानेंगे, जल लिक्विड है, चौक क्या है सॉलिड अवस्था में, ठोस हो गया, और रुई और उसके बाद लोहा, ये तीनों ही सॉलिड में है। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, लोहे की। तो सबसे पहले तो आ जाएगा, सबसे डेंसर तो आ जाएगा लोहा, ठीक है। तो मैं इनको लिख रहा हूँ यहाँ। तो सबसे पहले आ जाएगा लोहा, लोहे से कम किसका आ जाएगा, चौक का। चौक से कम घनत्व किसका है, चौक से कम हमारा आ जाएगा रुई का, ठीक है। रुई के अंदर भी क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, तो रुई से भी ज़्यादा किसका हो जाएगा घनत्व, रुई से भी ज़्यादा घनत्व हो जाएगा हमारा शहद का, शहद का। शहद के बाद किसका हो जाएगा, जल का, ठीक है। और जल से भी कम हो जाएगा रुई का, और फिर हो जाएगा रुई से कम हो जाएगा हमारा चिमनी के धुएं का, धुआं, और धुएं से भी कम घनत्व हो जाएगा हमारा वायु का। तो सबसे कम घनत्व हो जाएगा वायु का, और सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा लोहे का, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो जैसे ही पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसका घनत्व बदल जाता है, ठीक है। टेम्परेचर तो चेंज होता ही होता है। तो कौन कौन से अंतर आते हैं वो आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखने हैं। उसके बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, जैसे दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। तो घनत्व तो हमने देख लिया, घनत्व डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। दृढ़ता क्या होता है, कोई भी वस्तु या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का जितना विरोध करता है वो उसकी दृढ़ता होती है। जिससे सबसे ज़्यादा दृढ़ता किसकी होती है, ठोस की, क्योंकि ठोस की अवस्था परिवर्तन सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस, तो ये इसकी होगी दृढ़ता। उसके बाद संपीड़ितता, किसी भी चीज़ को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं वो उसकी संपीड़ितता, कणों को कितना और पास पास ला सकते हैं। तो सबसे कम तो होगी ठोस की, क्योंकि ठोस में पार्टिकल पहले से ही पास पास में है, तो इसकी सबसे कम होगी। उसके बाद द्रव को, और गैस सबसे ज़्यादा क्या है, गैस सबसे ज़्यादा संपीड़ित होती हैं, तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित होगी गैस की संपीड़ितता, सबसे कम होगी ठोस की। तरलता, बहने का गुण किस में होता है, द्रव के अंदर होता है, ठीक है। ठोस में बहुत कम होता है, गैसों में भी होता है। गैस और केवल गैस और द्रव का, लिक्विड और गैस, इन दोनों का ही गुण है तरलता। बर्तन में गैस का भरना, तो बर्तन में किसी गैस को भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और जो हमारा प्रेशर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम गैस सिलेंडर में भरते हैं ना, तो क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे जो गैस है वो हमारा लिक्विड के अंदर चला जाएगा और हम उसको एक सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं। आकार, तो सबसे आकार देखोगे तो ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। उसके बाद द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव और गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और लेकिन ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का निश्चित होता है जबकि द्रव और गैस का अनिश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, गतिज ऊर्जा। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, जिस पार्टिकल के अंदर क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा जो सबसे ज़्यादा ग्रहण करेगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो गतिज ऊर्जा मतलब कण कितने गति कर रहे हैं, तो गैस के अंदर कण सबसे ज़्यादा गति करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गैस में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम सॉलिड में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। घनत्व देखोगे तो घनत्व सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, और उससे कम होता है गैस का। तो ये इनके घनत्व का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। क्यों भर देती है भाई, क्योंकि गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता, आकार है वो भी निश्चित नहीं होता। तो जिस बर्तन में उसको भरा जाता है उसी बर्तन का क्या है, वो आकार ले लेती है। तो उसका आयतन कितना होता है, जितना उस बर्तन का आयतन। मान लो कि हमने किसी को एक वर्गाकार बॉक्स के अंदर किसी गैस को भरा हुआ है, और उसी गैस को उसके बाद हम किस में भरते हैं, एक बेलनाकार सिलेंडर में भर दें, तो उसका जो गैस का आयतन है वो कितना हो जाएगा, इस बेलनाकार सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यही कारण है इसका। गैस बर्तन की दीवारों पर क्या डालती है, दबाव डालती है, बिल्कुल
गैस के जो पार्टिकल है निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल हैं वो बर्तन की दीवारों पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिससे ये पार्टिकल हैं, ये निरंतर जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से दूर दूर जाते रहते हैं, क्योंकि ये जिस भी आकार का जो बर्तन है उसका आकार या उसके आयतन के बराबर आकार लेने की कोशिश करते हैं, और जो पात्र है उसकी दीवार पर क्या बनाते हैं, प्रेशर दबाव डालते हैं, और इकाई आयतन पर जो लगने वाला बल है उसको बोलते हैं हम दबाव। लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है, क्यों? क्योंकि जो ठोस की प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल नज़दीक अवस्था में होते हैं, वो रखती है मेज़। तो जितनी भी ठोस की जो प्रॉपर्टी है वो मेज़ रखती है, इसलिए क्या है, ठोस जो मेज़ है वो ठोस अवस्था में होती है। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि हवा के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। फर्स्ट, हवा के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हवा में अपना हाथ चला सकते हैं। कंपैरिजन में ठोस लकड़ी में हम क्या के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप उनके पार्टिकल देखोगे तो अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। लकड़ी में अधिक आकर्षण है, अगर अधिक आकर्षण है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरता हुआ देखा होगा। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बर्फ है वो भी क्या है, एक सॉलिड स्टेट के अंदर है, और जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है वो लिक्विड एक तो लिक्विड स्टेट है और एक सॉलिड स्टेट है। अभी हमने बताया कि जो सॉलिड स्टेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की तुलना में, ठीक है, अभी बताया हमने। लेकिन क्या होता है, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ की जो स्ट्रक्चर है वो एक पिंजरे के समान होती है। बर्फ़ की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, एक पिंजरे जैसी होती है, मतलब इसके जो पार्टिकल है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है, जो स्पेस है बीच के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है, अगर देखोगे डेंसिटी किसकी, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, किससे, वाटर से। इसलिए अगर बर्फ़ को पानी में डालोगे तो बर्फ़ किसके तुलना में पानी के क्या तैरेगी, ऊपर तैरेगी, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी कम है, किससे, वाटर से। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसके हमने टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं पीछे वाले, और पूरे के पूरे चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन समझ लिया है, ठीक है। और हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे इस चैप्टर का, क्या बचा हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है, यूनिट्स, वो हमें जानना है, बेसिक यूनिट जानना है, और दूसरा बचा हुआ है टेम्परेचर की यूनिट, जैसे डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, इनको कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे के अंदर, ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।